वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7 गणित का पेपर आपके सामने है। 2024 का जो पेपर आएगा गणित का वो आपका इस प्रकार का आने वाला है और पेपर जो होगा वो आपके 70 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और इस टाइप का आपका पूरा पेपर आने वाला है। पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आप जो गणित में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे और इन सवालों को आप अच्छे से समझ लिए तो आप जो गणित में जो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपके भी अगर पास कोई पेपर हो पुराना तो आप अपने इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं अपना नाम लिख के, या फिर आपका पेपर हो जाए तो उसका भी आप जो PDF बना के इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो ये आपके गणित का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके अबसद वाला आएगा जिसमें आपको 4 विकल्प दे रखे होंगे अबसद, उसमें से सही उत्तर का चयन करना है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि माइनस के 18 माइनस माइनस 18 का हल क्या होगा। इसमें आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इस माइनस माइनस को हम यहाँ पे पहले सोल्व करेंगे। कोष्टक को सबसे पहले सोल्व करेंगे तो माइनस तो 18 पहले से आ जाएंगे, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होके क्या बनता है, प्लस बनता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में 18 आएगा। अब माइनस के 18 और प्लस के 18 दोनों को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा 0, यानी कि 18 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपके 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द में दे रखा है, 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके दूसरा है कि माइनस के 26/100 का दशमलव मान क्या होगा। इसमें आपको दशमलव संख्या में परिवर्तन करना है। तो ये यहाँ पे माइनस नहीं है, इस माइनस को यहाँ पे हटा देते हैं। 26/100 का आपको दशमलव संख्या में बदलना है। तो इस संख्या को दशमलव में लिखना बहुत ही आसान है। बट्टे में जितने जीरो होते हैं, चाहे वो आपके 10 के 1 है, 100 का 2 है, या फिर इसके बट्टे में मान लो ये 3 जीरो है, 1000 है, तो जितने जीरो होते हैं उतने ही ऊपर अंक छोड़ के वापस दशमलव लगा देते हैं इकाई की ओर से। इसमें 2 जीरो हैं, 100 में 2 जीरो है, तो हम इकाई की ओर से 2 अंक छोड़ेंगे। एक तो 6 को छोड़ेंगे, एक 2 को छोड़ेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे आप 2 के पीछे। इसका जो उत्तर होगा वो 0.26 आंसर आ जाएगा। तो 0.26 कहाँ दे रखा, आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही अपना सही आंसर है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर 0.26 करना है। मान लो इसमें केवल 10 का भाग देते हैं तो फिर हम एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते, जो इसका उत्तर कितना आता, 2.6 आता। और इसी संख्या में 1000 का भाग देना होता तो हम 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। 3 जीरो है तो हमारे तो ऊपर 2 ही संख्या है, तो हम एक संख्या और बनाते हैं इसमें, इसके 0 लगाते हैं फिर, तो इसका उत्तर हो जाता 0.026, जो कि इस प्रकार का आपके ब में दे रखा है, ये वाला होता। अगर यहाँ पे 1000 होता तो मैं पूछता हूँ आपको एक प्रश्न जिसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। 123 में आपको भाग देना है 100 का, इसका आंसर कितना आएगा कमेंट करके बताना है। इसमें 100 का भाग देना है तो इसको दशमलव रूप में परिवर्तित करके सही उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए आपको जो संख्या दे रखी है उन सभी की जोड़ करनी है और जितनी संख्या है उनका भाग देना है। माध्य का सूत्र होता है, माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग और बटा में लिखते हैं हम आंकड़ों की संख्या, ये माध्य का सूत्र होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इसमें आंकड़े कौन कौन से, पहले तो हम शुरू के 5 प्राकृत संख्याओं को लिखेंगे। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो हम गिनती बोलते हैं नेचुरल नंबर, वो प्राकृत संख्या होती है। एन से इसको लिखते हैं, एन बराबर ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 संख्या हो जाएगी। अब इन 5 संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है, तो आपको 1 से 5 तक की गिनती की जोड़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 1 से 5 तक की जो संख्या है इनकी जोड़ करेंगे, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बट्टे में आएगा 5। यहाँ पर 1 से 5 तक की जोड़ करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो ऊपर आ जाएंगे 15 और भाग देंगे इसमें 5 का। 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन स में दे रखा है। ऐसे आपको प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र ये होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, उसको आप सोल्व करके सही उत्तर आप कमेंट करके बताना है। आपको प्रथम 5 ये जो प्राकृत संख्या है इसकी जगह पे विषम संख्या का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना आता है कमेंट करके बताना आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये चौथा क्वेश्चन है कि m/3 बराबर 7 हो तो इसका m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 3 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो क्या बनेगा, गुणा में चला जाएगा। देखो पक्षांतरण करते हैं ऐसे सवालों में, तो प्लस की संख्या बराबर से इधर आती है तो वो माइनस में चली जाती है, माइनस की संख्या बराबर से इधर आती है तो प्लस में जाती है, गुणा वाली संख्या बराबर से इधर आई तो भाग में जाएगी, और भाग वाली संख्या बराबर से इधर आती है तो वो गुणा में जाती है। तो ये संख्या अपने भाग में बराबर से इधर आएगी तो 7 के गुणा में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा m बराबर 7 × 3। इनकी 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर 21 आ जाएगा। तो m का मान कितना आएगा इसमें 21, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स में दे रखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21। ऐसा ही आपके लिए एक और क्वेश्चन है, जैसे ये दे रखा आपको p/2 बराबर 5, तो p का मान कितना आएगा कमेंट करके बताना। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर ओ बिंदु पर काटती हैं। यदि ए ओ सी बराबर 50 डिग्री है तो आपको कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बी ओ सी का मान क्या होगा, ये आपके चित्र दे रखा है। इसमें ये सी डी और ए बी दो रेखाएं हैं जो ये ओ बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। इसमें ध्यान रखना, जब दो रेखाएं इस प्रकार से बीच में किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो ये जो कोण बनते हैं, ये वाले कोण, इन कोणों को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये वाला कोण 50 डिग्री का और ये बी ओ डी वाला जो कोण है वो बराबर होगा। ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और जो ये बचा हुआ कोण है सी ओ बी, ये ऊपर जो कोण है ये नीचे वाले कोण ए ओ डी के बराबर होगा। लेकिन हमें नहीं पता ये वाला कोण कितना है, तो ये कोण ज्ञात करने के लिए आपको एक सरल रेखा देखनी पड़ेगी। ये ए बी एक सरल रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है। ए बी सरल रेखा है तो इस ए बी के एक तरफ कोण दे रखा है 50 डिग्री का, और हमें इसके दूसरी तरफ कोण ज्ञात करना है। जैसे ये सीधी लाइन है और ये वाला कोण हमें 50 डिग्री दे रखा है, ये 50 है तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इन दोनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर आएगी। यानी कि 50 डिग्री प्लस x का जो मान है वो आपके 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम रैखिक कोण युग्म कहते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए 50 का हम इस 180 में से घटा लेंगे। ये प्लस का है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। 180 माइनस 50, 180 में से 50 को घटाएंगे तो बचेगा 130। तो ये वाला जो कोण आएगा वो कितना आएगा, 130 आ जाएगा। अब चाहे आपको ये वाला कोण पूछ ले ए ओ डी, तो इसका भी मान कितना आएगा ए ओ डी, ये भी आपके 130 आएगा। इसका कारण है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपको ये 50 दे रखा है ए ओ सी, और आपको बी ओ डी पूछे तो ये वाला कोण भी 50 डिग्री का ही होता है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके छठा है ये कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही भुजा बराबर होती है, इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों ही साइड इक्वल हो, तीनों ही भुजा बराबर हो, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये ए बी और ये सी, इसकी 3 भुजा हैं और तीनों ही भुजाएं बराबर हैं। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि तीनों ही x है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ होती है 180 डिग्री। यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों की जोड़ करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान x डिग्री माना हमने, तो हम यहाँ पे x और x यहाँ पे ABC की जगह पे लिखेंगे x प्लस x और बराबर में आएगा आपका 180 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो x और x, ये 3x हो जाएगा। 3x बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री।
अब आपको x का मान ज्ञात करना है तो 3 को इसमें भाग दे देंगे, गुणा में तो 180 के भाग में आ जाएगा 3, तो 180 में 3 का भाग देंगे तो 18 में 3 का भाग 6 बार जाता है और 1 0 और लग जाएगा। तो x का मान कितना है 60 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण कितने का हो गया 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर निकालना है 60 डिग्री। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज के लिए उत्तर फिक्स होता है। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण हमेशा 60 डिग्री का ही आता है, इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो आप बताना कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। आप कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे कि एक वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आता है। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 20% के समान साधारण भिन्न क्या होगी। इस 20% को आपको भिन्न में बदलना है। तो 20% को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रतिशत हटाएंगे। तो 20 जब भी प्रतिशत हटाएंगे तो बटन में क्या आएगा, ये 100 आएगा। अब 20 के एक 0 से 100 का एक 0 कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 2/10 बचेगा। अब 2/10 है तो हम 2 का भाग दे देंगे 10 में, तो 2 में का 2 का भाग एक बार जाएगा और 10 में भाग जाएगा 5 बार। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, आपके 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 1/5। तो ये रहा आपका 1/5 उत्तर ऑप्शन नंबर ब में। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वो 1/5 हो जाएगा। जैसे हमने 20% का 1/5 लिखा, वैसे ही आपको 25% का बताना है कि 25% का भिन्न के रूप में कितना आएगा। कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर दें। प्रतिशत हटाने के बाद में बेटे में 100 लिखेंगे और इसको फिर काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 25% को बट्टे में कितना लिखेंगे, कमेंट करके बताना है। 8वां क्वेश्चन आपके ये कि -5/7 को गुणा करना है यहाँ पे 3/10 से। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो ये ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 5 और 3 गुणा करें तो ये हो जाएगा 15, और 1 माइनस 1 प्लस है तो माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस गुणा करते तो माइनस आता है। 7 को 10 से गुणा करें तो 7×10 आ जाएगा। तो उत्तर आएगा इसका -15/70, और -15/70 आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। तो यही इसका जो फाइनल उत्तर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 10 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज का आधार क्या होगा। पहले तो आपको समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र याद होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई। ये क्या होता है, इसका सूत्र आधार इंटू ऊंचाई, इसका सूत्र होता है। ये क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 120 दे रखा है। यहाँ लिखेंगे हम 120 बराबर आधार कितना है हमें ज्ञात करना है, तो आधार की जगह आधार लिखेंगे। ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर, हमें ऊंचाई दे रखी है 10, तो हमने 10 लिख लिया। आधार ज्ञात करना है तो आधार हम वैसे ही रखेंगे, और जो चीज़ ज्ञात करनी उसको अकेला करेंगे। अब आधार के गुणा में 10 है तो इस 10 को यहाँ से हटाएंगे, इधर गुणा में इधर आएगा तो वो भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 120 और बट्टे में 10 बराबर में क्या बचेगा, केवल आधार बचेगा। इनके आधार बराबर क्या हो जाएगा, 120/10 आ जाएगा। इसके 1 0 से इसका 1 0 कट जाएगा, उत्तर बचेगा आपके 12/1। 12 में 1 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा आपका 12 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है 12 मीटर, यही इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको जो इसका क्षेत्रफल दे रखा हो, आधार दे रखा हो तो ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, या ऊंचाई दे रखी हो तो इसका आधार भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 21x y में y का गुणांक बताना है। देखो, गुणांक चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका गुणांक पूछा है उसको छोड़ के बाकी सभी को लिखना है। जैसे 21x और y, इसमें y का पूछा है तो y के अलावा और क्या है, इसमें 21x है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 21x हो जाएगा। अगर इसी सवाल में y की जगह पे ये x का गुणांक पूछता है तो फिर हम x को छोड़ के 21y लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, हम 21y लिखते हैं। और ये x और y अकेला नहीं, देखिए ये x y ऐसे दे देता कि x y का गुणांक लिखिए, तो फिर x y का जो गुणांक है वो इस x y को छोड़ के बाकी जो बची हुई संख्या को लिखते हैं, जो कितना आता, 21 आता। फिर हम ऑप्शन नंबर द करते हैं। तो जैसा सवाल पूछे वैसा जवाब आपको देना है। y पूछे तो y को छोड़ना है, x पूछे तो x को छोड़ना है, और x y का पूछे तो x y को छोड़ना है, जो बाकी बचे हुए उनको लिख लेना है। जैसा इक्वेशन पूछता हूँ मैं तुम्हें, 2xy, इसमें आपको
x का गुणांक बताना है। x का गुणांक, x का गुणांक कितना आएगा कमेंट करके बताना। इसमें x का गुणांक कितना है, 2xy है। ये तो हो गए आपके 10 अबसद। अब आपके 10 रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो आपके ऑप्शन इसी में दे रखे होंगे, साथ में यहीं से ढूंढकर इनको आपको यहाँ पे देना है। तो 10 रिक्त स्थान वाले आएंगे आपके ये। तो 10 रिक्त स्थान कौन कौन से बन सकते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट इसमें दे रखे हैं। पहला प्रश्न आपका ये है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी कहलाती है। तो किसी वृत्त के चारों ओर की जो दूरी है वो उसकी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये मान लो कोई वृत्ताकार अपने खेल का मैदान है, यहाँ से कोई दौड़ना शुरू करता है ए बिंदु से, एक चक्कर अगर पूरा लगा लेगा तो वो इसकी परिधि के बराबर होगा। तो वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की जो दूरी है उसको कहा जाता है परिधि। तो इसमें हम लिखेंगे परिधि। क्या कहते हैं इसको, परिधि कहा जाता है। याद रखना, इसको परिधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि -x और माइनस का 4x, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो माइनस माइनस ये जुड़ेगा तो माइनस में ही उतर आएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो माइनस 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 होगा जोड़ में। x और 4x कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके 5x माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके का अर्थ प्रत्येक 100 पर है। ये का अर्थ प्रत्येक 100 पर, ये किस में होता है, ये प्रतिशत में होता है। ये किस में होता है, ये प्रतिशत में होता है। तो प्रतिशत में मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत। यहाँ पर आ जाएगा ये प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती हैं, असीमित परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। तो हम इसमें लिखेंगे असीमित परिमेय संख्या। इसमें आ जाएगा ये असीमित परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके ये कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये ए, ये बी और ये सी। तो इसमें बी पे कितने का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो समकोण ये 90 के सामने वाली जो भुजा है एसी, ये भुजा क्या कहलाती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है और इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहा जाता है, इसको कर्ण कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसमें भरेंगे हम कर्ण। अच्छा, समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, तो बाकी बची हुई भुजा को क्या कहेंगे, ये नीचे वाली भुजा को कहा जाता है आधार और ये बची हुई भुजा को कहते हैं लंब। तो ये तीन इसकी भुजाएं होती हैं, तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। समकोण त्रिभुज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे पूरी सारी जो प्रश्नावलियाँ लगभग अधिकतर वो इसी समकोण त्रिभुज पे आधारित होगी। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे वैसे वैसे इस समकोण त्रिभुज को और गहराई से समझेंगे। तो अभी तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं, समकोण के सामने वाले को, और नीचे वाली भुजा को आधार कहते हैं और खड़ी भुजा को हम लंब कहते हैं। ये आपके समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि ऐसी रेखाएं जिन्हें कितना भी बढ़ाया जाए आपस में नहीं मिलती हैं, क्या कहलाती हैं। दो रेखाएं मान लो और दो रेखाएं उनको कितना भी आगे बढ़ाते जाओ वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, उनको क्या कौन सी रेखा कहते हैं, तो उनको कहा जाता है समांतर रेखाएं। ये आपके दे रखा है समांतर रेखाएं, तो इसमें हम भरेंगे समांतर रेखाएं। जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं उनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती हैं। जैसे दो रेल की पटरियाँ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। दो रेल की पटरियाँ एक दूसरे को आपस में कभी भी नहीं काटती हैं। नदी के दोनों किनारे एक दूसरे में कभी नहीं मिलेंगे, तो ये दोनों समांतर के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मान लो दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो उसको कहते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपके समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। सातवां प्रश्न आपके है कि किसी समीकरण के दाएं और बाएं पक्ष को आपस में बदलने से नहीं बदलता है। तो क्या नहीं बदलता है, किसी
समीकरण के दाएं और बाएं पक्ष को आपस में बदलने से क्या नहीं बदलता है? तो समीकरण नहीं बदलता है। क्या कहेंगे इसको हम? समीकरण नहीं बदलता है। यानी कि दायां भाग बाईं ओर ले जाएं और बायां भाग दाईं ओर ले जाएं तो समीकरण का मान है वो नहीं बदलता है। तो इसमें हम लिखेंगे समीकरण नहीं बदलता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि एक ऐसी संख्या जो दिए हुए प्रश्नों या आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है उसको कहते हैं हम माध्य। क्या कहलाते हैं? उसको औसत कहते हैं या माध्य भी कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे औसत। औसत के दो या माध्य के दो दोनों एक ही हैं। जैसे हमने प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात किया, माध्य ज्ञात किया, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या वाला वो वाला। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके औसत। एक ऐसी संख्या है जो दिए हुए समूह के आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें कम वाला भी शामिल होता है और सबसे अधिक वाला भी शामिल होता है। इसी को हम कहते हैं प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न आपका यह है कि एक भिन्न का इसके अंश व हर में परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। तो भिन्न का जो व्युत्क्रम होता है, भिन्न का व्युत्क्रम, इसको हम भिन्न का व्युत्क्रम कहते हैं। भिन्न का व्युत्क्रम उसके भिन्न को अंश और हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। जैसे a बटा b का जो व्युत्क्रम पूछे तो उसको हम अंश और हर को आपस में बदल देते हैं। अंश की जगह हर ले आते हैं और हर की जगह पे अंश ले आते हैं। तो ये a बटा b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? b बटा a हो जाएगा। तो ये व्युत्क्रम होता है जिसको अंश और हर में बदलने से प्राप्त होता है। जैसे आपसे पूछे कि 2 बटा 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होगा? तो हम इसका उल्टा कर देंगे। 2 बटा 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको व्युत्क्रम में याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके कि माइनस के 86 में क्या जोड़ें कि वापस माइनस के 86 आ जाए? तो जोड़ने में आपको क्या करना है कि 0 जोड़ देना है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही नंबर वापस आता है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका 0। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही उत्तर आता है तो वह संख्या आपका 0 हो जाती है। तो 0 हमेशा ध्यान रखना, 0 जोड़ने पर वही नंबर आएगा। लेकिन गुणा में पूछे आपको कि किसी भी संख्या को मान लो 2 से गुणा करना है। अब 2 से किसको गुणा करेंगे वापस 2 ही आ जाए तो इसमें फिर आपका उत्तर 1 आएगा। गुणा करेंगे तो 1 आएगा और जोड़ करेंगे तो 0 आएगा। तो जोड़ में याद रखना वही नंबर लाना है तो 0 जोड़ना पड़ेगा, और गुणा में याद रखना वही नंबर लाना है तो वापस 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका 10 से जो आपके रिक्त स्थान आएंगे वो आपको अच्छी प्रकार से कंप्लीट करवा दिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कथनों के आगे सत्य असत्य लगाने, ये आपके 6 रिक्त ये सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपके सत्य असत्य में ये है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि त्रिभुज की कोई सी भी 2 भुजा को जोड़ेंगे तो उसकी बाकी की जो भुजा होगी, 2 भुजाओं का जो जोड़ करेंगे उनका योग बाकी की तीसरी भुजा से ज़्यादा ही होगा। जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इस त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा ही आएगा। जैसे 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा जो कि 5 से ज़्यादा है। 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 आएगा जो कि 3 से ज़्यादा है। और 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा जो कि 4 से ज़्यादा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। योग में तो तीसरी भुजा से अधिक होता है, और यहाँ पर अगर बाकी करते हैं, व्यवकलन करते हैं, अंतर की बात करते हैं कि 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। अंतर तो होता है तीसरी भुजा से कम और जोड़ होती है तीसरी भुजा से ज़्यादा। तो ये जोड़ है तो ये बिल्कुल आपके सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक रेखाखंड के अनेक अंत बिंदु होते हैं। ये तो गलत हो गई। रेखाखंड क्या कहलाते हैं? एक रेखा जिसके दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सीधा आकृति है उसको हम रेखाखंड कहते हैं। ये 2 बिंदु है, इसके 2 ही अंत बिंदु होंगे। इनके बीच की जो दूरी है, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी वो सीधी दूरी वो रेखाखंड कहलाती है। तो ये रेखाखंड है आपके, इसके तो 2 अंत बिंदु होंगे। इसका अंत बिंदु ए है, इसका अंत बिंदु बी है। तो फिर अंत बिंदु तो अनेक कैसे हो जाएंगे? ये आपके गलत हो जाएगा क्योंकि इसके 2 ही अंत बिंदु होते हैं। और रेखाखंड को तो माप सकते हैं, रेखाखंड को हम माप सकते हैं स्केल से, रेखा को नहीं माप सकते क्योंकि रेखा के दोनों सिरे अनंत की ओर जाते हैं। तो इनका कोई अंत बिंदु नहीं होता तो रेखा को हम नहीं माप सकते हैं, लेकिन रेखाखंड को हम माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक पद गुणनखंडों का एक गुणनफल नहीं होता है। एक पद
गुणनखंडों का एक गुणनफल नहीं होता है। एक ही पद है तो गुणनखंडों का एक गुणनफल नहीं होता है, तो गलत इसमें होता है ये तो एक पद है तो वो गुणनखंड, जैसे मान लो ये ए है तो ये गुणनखंडों का एक गुणनफल है, क्योंकि इसको एक ओम एक ए इंटू एक में लिख सकते हैं, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा, तो ये 4 इंटू भुजा वर्ग का क्षेत्रफल नहीं होता है, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। ये भुजा है, इसको हम भुजा से गुणा करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई में भुजा इंटू भुजा आएगा, ये भुजा का स्क्वायर आता है। ये 4 इंटू भुजा इसका परिमाप है, वर्ग का ये परिमाप, ये भी आपके असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक और भिन्न संख्याएं हैं, तो ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक भी हैं और वो भिन्न भी हैं। तो हाँ, ये सही है कि सभी जो प्राकृत संख्या हैं वो पूर्णांक भी है और भिन्न भी हैं, लेकिन सभी की सभी भिन्न संख्याएं पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें बट्टे में भी आती है, माइनस में भी आती है संख्या। तो प्राकृत तो पूर्ण और भिन्न होती हैं, लेकिन पूर्णांक और भिन्न प्राकृत संख्या नहीं होती, उल्टा नहीं होता है, ये सीधा वाला तो होता है, तो ये आपके सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सबसे छोटे और सबसे बड़े आंकड़े के अंतर को परास कहा जाता है या प्रसार कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ये सही हो जाएगा। जैसे संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5, इसमें आपको प्रसार पूछे या परास पूछे तो हम क्या करेंगे, बड़े मान में से छोटे मान को घटा लेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो उत्तर आएगा 4, तो इसका प्रसार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपके 6 नंबर के जो सत्य सत्य वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये आपके 10 क्वेश्चन है, इनके उत्तर आपको जो 30 शब्दों में देना है। 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन है और इनका आपको योग करके लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि माइनस का 5 mn, माइनस का 3 mn, माइनस का 5 mn, 8 mn और माइनस के 4 mn, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए आपको इनको योग के रूप में लिखना है, योगफल ज्ञात करने के लिए इनको योग के रूप में लिखना है। तो योग ज्ञात करेंगे तो इन सभी को पहले जोड़ के रूप में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस के 3 mn, माइनस का 3 mn, फिर बीच में लिखेंगे प्लस माइनस के 5 mn, फिर बीच में लिखेंगे प्लस 8 mn और इसमें लिखेंगे प्लस में माइनस का 4 mn। तो संख्या को पहले जोड़ कर लेंगे, ठीक है। इसमें प्लस प्लस वाले अलग जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस वाले अलग जुड़ जाएंगे। तो माइनस के 3 और माइनस के 5 माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस के 8 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 12 mn हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस में 8 mn। अब माइनस के 12 और प्लस के 8 कितने बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस के 4 बचेंगे और साथ में आएगा आपका mn। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, योगफल में माइनस के 4 mn आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 और 300 मीटर है, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हो जाएगी इसकी लंबाई और 300 हो जाएगी इसकी चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इनकी लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है। लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान है 500, तो 500 को गुणा करेंगे 300 से, तो इसके 2 जीरो और इसके 2 जीरो, 4 जीरो तो पहले से ही आ जाएंगे, ये 4 जीरो तो पहले से आ गए। अब हम क्या करेंगे, 3 को गुणा करेंगे 5 से, तो तीनों पंजे कितने होते हैं, 15। ये आ गए आपके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,50,000। और ये क्षेत्रफल है तो इसमें मीटर इंटू मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, या हिंदी में इसको वर्ग मीटर भी लिखते हैं, ठीक है। वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो किसी भी आयत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये वाला सूत्र लगाना है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके
कि -2/7 की आपको समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर एक को छोड़ के आपके जो 2 का पहाड़ा आगे लिख लेना है और 7 का पहाड़ा भी आगे लिख लेना है। सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे -2/7 है, इसको गुणा करेंगे हम 2 से और बटे में भी 2 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा -2 और +2 गुणा करेंगे तो -4 हो जाएंगे और बटे में 2 सत्ती 14। इसी प्रकार से -2 और बटे में 7 इसको गुणा करेंगे 3 से, तो 2 तिया 6 और बटे में आ जाएगा 3 7 21, 3 7 21। सेम वापस आपको 4 से भी गुणा करना है, -2 और बटे में 7 × 4/4, तो 2 चौक कितने हो जाएंगे -8 और बटे में 2 7 चौक 28, तो 8/28 ये आ जाएगा। -2/7 इसको गुणा करना है 5 से, तो ये हो जाएगा 5 दूनी -10 और बटे में 7 पंजे 35। तो ये सारे नंबर आपको इसमें परिमेय संख्याओं के समतुल्य भिन्न में लिख लेने हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये तीसरा है और ये आपका चौथा परिमेय संख्याओं का समतुल्य परिमेय संख्याएं लिख लेनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपको कि 1/8 और 5/4 को प्रतिशत में बदलना है। जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो आपको लिखना है 1/8, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करेंगे 100 से। अब आपको यहाँ पे काट देना है, 8 को 1 से गुणा, ये 100 को 1 से गुणा करें तो आ जाएगा आपका 100 और बटे में आएगा 8। इसको हम 2 के पार से काटते, 2 के पार से 8 कटेंगे 4 बार और 100 कटेंगे 50 बार। कितने बार चला जाएगा ये 50 और बटे में 4 और कट जाएगा ये 2 के पार से। 50 में 2 का भाग जाता है और 4 में भी 2 का भाग जाता है, तो 50 में तो जाएगा आपके 25 बार और ये 4 में जाएगा 2 बार। अब चाहे तो इसको और भाग में देखिए, इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। 2 का भाग देंगे 25 में तो ये आएगा आपके 12.5%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 12 सही 1/2%। कैसा भी इसको आंसर में जैसा आपसे पूछा है वैसा आप इसमें आपसे हो जाए वैसा आप इसमें लिख लेना। ऐसे आपको 5/4 को प्रतिशत में बदलना है। 5/4 को प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुणा करेंगे, 5/4 × 100 करेंगे। अब ये 4 के पार से कट जाएगा, 4 एकम 4 और ये कटेगा 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20। तो ये 4 के पार से 125 बार और 4 एक बार कट जाएगा, बचेगा 5 और 25। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 में 10 और 2 12, 125% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इनको प्रतिशत में बदल के लिखना है। मैं पूछता हूँ आपको एक क्वेश्चन जिसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको जो 3/4 को प्रतिशत में बदल के लिखना है। 3/4 को एक तो प्रतिशत में बदलना है, एक आपको 1/2 को प्रतिशत में बदलना है। इन दोनों का प्रतिशत मान कितना होता है कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है कि PQR एक त्रिभुज है जिसका P समकोण है, PQ बराबर 10 है और PR बराबर 24 है, तो आपको QR का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना है आपको, त्रिभुज, फिर इसमें आपको बनाना है P पे समकोण, ये P समकोण हो जाएगा। PQ बराबर आपका है 10, तो ये आपका 10 हो जाएगा और PR बराबर 24 है। तो आपको ये QR का मान ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है QR। तो ये ज्ञात करने के लिए ये कर्ण है, आपको आधार और लंब इसमें दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम इसमें। और ये कर्ण का जो मान है वो आधार का वर्ग करेंगे, आधार को आधार से गुणा करेंगे प्लस लंब को लंब से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर होगा। आधार का घात 2 लगाएंगे और लंब का घात 2 लगाएंगे। आधार यानी कि 24 का वर्ग करेंगे, तो 24 को 24 से गुणा करना है, लंब यानी कि 10 को 10 से गुणा करना है। तो 24 को 24 से गुणा करें तो 576 आएगा और 10 का वर्ग करेंगे तो ये आपके आएगा 100। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके 676, बराबर में चल रहा है आपका कर्ण का वर्ग। अब 676 किन दो संख्याओं को गुणा करने पर आता है, तो ये आपको 26 को 26 से गुणा करने पर आता है। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, ये √676 बराबर में आएगा आपके 26। तो इसका जो उत्तर है वो आपको कितना आ जाएगा, 5वें का
26 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो छठे क्वेश्चन में आपको ये एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो इसकी चर्चा तो हम पिछले वीडियो में पिछले प्रश्न में कर चुके हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये वाले कोण इसके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इन कोणों को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये मान लो 55 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये वाला भी 50 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण अगर 55 डिग्री है तो एक्स का मान भी कितना होगा? 55 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे कोण एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। इसका कारण है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये इसका प्रमुख कारण है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा ये लिखेंगे, एक्स का तो लिख लिया हमने, अब वाई का लिखेंगे। जैसे हमने ऊपर वाई का मान ज्ञात किया था वैसे इसमें वाई का मान ज्ञात करेंगे। इसमें कोण 55 और कोण वाई को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। जो कोण वाई का होगा वही कोण जेड का होगा, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण ये बराबर होते हैं। तो ये आ जाएगा आपके 55 डिग्री प्लस कोण वाई बराबर में आएगा 180 डिग्री। अब कोण वाई का मान ज्ञात करना है तो आपको 180 में से 55 को घटाना है। ये घटाएंगे हम इसमें से, तो 5 में से ये 10 में से 5 जाएंगे तो 5, और 7 में से 5 जाएंगे तो 2, और बचेगा 1। तो वाई का मान कितना आएगा? 125। जो मान वाई का आया वही मान वापस जेड का भी होगा। तो कोण वाई बराबर कोण जेड बराबर कितना आएगा? 125। कारण क्या है? ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो आमने सामने के कोण है वो बराबर होते हैं। जो कोण वाई और जेड बराबर होंगे और ये वाला कोण एक्स के बराबर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड वाला, जिसमें आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें ये एक लाइन के ऊपर जो कोण बन रहे हैं वो सभी की जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती है। तो 40 का, एक्स का और 25 की जोड़ कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। तो ये लिखेंगे हम कोण 40 डिग्री प्लस कोण एक्स प्लस कोण 25 बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो कोण एक्स प्लस 65 बराबर आएगा आपका 180। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है तो 65 को हटाना पड़ेगा। तो कोण एक्स बराबर 180 माइनस 65 डिग्री। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 6 गए तो 1 और 1। तो कोण एक्स का मान कितना है आपके? 115 डिग्री। कितना आ जाएगा? ये एक्स का मान 115 डिग्री आ जाएगा। अब ये कोण अपने पास में है 115 डिग्री। अब ये वाला कोण ज्ञात करना है वाई वाला, तो इस वाई वाले को इस सरल रेखा से ज्ञात करेंगे। एक सीधी रेखा के एक ही ओर जो कोण बनते हैं वो इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती है। तो कोण 40 और कोण वाई की जोड़ 180 डिग्री के बराबर है। तो कोण वाई प्लस ये 40 डिग्री इसका जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो कोण वाई बराबर क्या होगा? 180 में से हम 40 को घटा लेंगे तो कोण वाई बराबर आ जाएगा आपके 180 में से 40 गए तो 140 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है वो कितना आ जाएगा? 140 डिग्री आ जाएगा। और ये सरल रेखा है, देखो ये इस प्रकार से बन रहा है। ये वाले कोण, ये अगर 40 है तो, और ये वाला है 140, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये इसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर। तो कोण जेड जो है वो इस 40 के बराबर आएगा, क्योंकि ये दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, जेड वाला और 40 वाला। तो कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ये हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और चाहे ऐसा नहीं ज्ञात करो तो ऐसा भी ज्ञात कर लो, एक सरल रेखा की ओर कोण बन रहे। तो ये वाला जो 140 डिग्री है, हमें ये जेड ज्ञात करना है। तो इस 140 और जेड को जोड़ेंगे तो जेड प्लस 140 बराबर में कितना आएगा? 180। तो जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140। 180 में से 140 को घटाएंगे तो बचेगा ये केवल 40। तो ऐसे भी हम जेड का मान 40 निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से एक्स वाई जेड का तीनों ही मान यहाँ पे निकाल लेना है। एक्स का मान 115 डिग्री है, वाई का मान 140 डिग्री है और जेड का मान 40 डिग्री है। और तीनों ही कोणों को इस प्रकार से अच्छे से निकाल लेना है, पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। देखो अगला सवाल आपका ये 7वां कि ये 2x प्लस 4 बराबर 12 है। तो इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो 2 का अंदर गुणा करेंगे फिर इसमें x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 को x से गुणा करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8 बराबर में कितना है 12। x का मान ज्ञात करना है तो 2 को और 8 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर प्लस के 8 इधर आएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, 12 माइनस 8, 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे बराबर में 2x है। x का मान ज्ञात करना है तो 2 को इसके भाग में लाएंगे 4 के, तो ये गुणा में 2 तो इसके 4 के भाग में आ जाएंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा। तो ऐसे आपको इनका जो x का मान है वो ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है आपके इसके अगले वाला 8वां सवाल है, निम्न आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुलक और माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए इसमें चेक करते हैं कि सबसे ज़्यादा बार अंक कौन सा आ रहा है। तो देखो सबसे ज़्यादा बार इसमें पहले तो 12 को चेक करते हैं, 12 कितनी बार है, 12 इसमें 1 बार और ये 2 बार ही है, इसका मतलब 12 तो इसमें नहीं होंगे। 13 कितनी बार है, 13 देख लेते हैं, 13 आपके इसमें 1 बार है और 13 इसमें 2 बार, 13 भी 2 बार ही है। 14 कितनी बार है, 1 बार 2 बार और 3 बार, इसका मतलब अब तक ये जो 14 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 16 तो 1 ही बार है, तो बहुलक बराबर क्या है, जो ज़्यादा बार आता है वो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। तो बहुलक बराबर कितना लिखेंगे, बहुलक बराबर लिख लेंगे इसमें 14, क्योंकि 14 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार आया, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मतलब जो ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। माध्य ज्ञात करने का आपको सूत्र याद तो होगा, बहुलक तो हो जाएगा इसका 14, यहाँ लिख लेते हैं बहुलक बराबर 14। फिर हम लिखते हैं इसमें समांतर माध्य का ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र। माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। एक ही ये दोनों सूत्र है, आंकड़ों का योग और बटे में लिखेंगे हम आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, इन सभी की जोड़ करेंगे, ये कितने फिर इनका भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो लास्ट में बटे में 9 का भाग दे देंगे। यह आएगा आपके 13 प्लस 16 प्लस 12 और प्लस में आएगा 14 प्लस 19 और प्लस में 12 प्लस में 14 प्लस में 13 और प्लस में 14, इन सब में भाग देंगे 9 का। पहले तो इनकी जोड़ कर लेते हैं, 4 और 3 7 और 4 11 12 13, 13 और 9 22, 22 और 4 22 और 4 26, 26 और 2 28, 28 और 6 34, 34 और 3 37, 37 के 7 हासिल के 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो जाएगा ये 12। अब आपको इसमें 127 में भाग देना है 9 का, तो 9 का भाग देंगे तो 9 का भाग जाएगा इसमें 12 में 1 बार, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचेंगे आपके 3, 27 हो जाएंगे, तो 9 तिया 27। अच्छा इसमें 3 बचेंगे तो 37 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 37। फिर 37 में भाग देंगे 9 का, तो 9 का भाग जाएगा 37 में, 9 चौक 36 4 बार, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएंगे, तो फिर एक वापस 1 बार जाएगा, तो 14.1 इसका उत्तर आएगा। तो सभी की जोड़ करके आपको जितनी संख्या उनका भाग दे देना है, आपका माध्य इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि 2.4 लीटर में इतनी दूरी तय करता है, तो आपको ये बताना है कि 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको ये करने के लिए ये लिखना पड़ेगा कि 2.4 लीटर में तय की गई दूरी बराबर कितना लिखेंगे, 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर यह आ जाएगा आपके 43.2 किलोमीटर। आपको 1 लीटर का ज्ञात करना है, तो 1 लीटर में तय की गई दूरी बराबर इसे 2.4 का इसमें भाग दे देंगे, तो 43.2 में भाग देंगे हम 2.4 का, इसका भी पॉइंट हटेगा और इसका भी पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक एक ही अंक है, तो हटा देंगे और 24 को और 432 को हम यहाँ पे काटेंगे। इसको हम 4 के पार्ट से काट देते हैं या 2 के पार्ट से काटेंगे, 2 के पार्ट से 2 बार, 1 बार और 6 बार, 216 बार, और ये कटेगा आपके 12 बार। फिर 2 के पार्ट से काटेंगे, ऊपर जाएगा 108 बार और नीचे कटेगा ये 6 बार। अब और 2 के पार्ट से काट लेते हैं, 2 के पार्ट से ये 5 बार और ये 4 बार, और ये कटेगा 3 बार, और 3 का भाग देंगे 54 में, जो कितनी बार जाएगा 1 बार, 3 एकम 3 और 8, तो कितना किलोमीटर चलेगा वो 18 किलोमीटर चलेगा। तो 1 लीटर में कितना चलेगा वो 18 किलोमीटर चल जाएगा। कुछ नहीं करना आपको,
ये 43.2 में 2.4 का भाग देना है, इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए देखो कितनी संख्या यहाँ पे, -15 इंटू एक्स इंटू -18। तो इसको गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -15 और 0 को गुणा करेंगे तो फिर 0 को गुणा करना है -18 से, तो इसका उत्तर भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 से किसी को भी गुणा करते तो वो 0 कर देता है। दूसरा है आपका -1 इंटू 1 225, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 को 225 से गुणा करेंगे तो वापस 225 ही आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके अगले सवाल में छठा सवाल है, 4 नंबर की ये क्वेश्चन इसमें पूछे गए। ठीक है, 4 नंबर की क्वेश्चन है। देखो एक तो आपका ये है कि एक त्रिभुज की रचना करनी जिसका कोण बी 40 डिग्री, कोण ए 50 डिग्री है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ये कैसे रचना करेंगे, सबसे पहले आपको एक 5 सेंटीमीटर का ए बी बराबर 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचना है। ये कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। एक रेखाखंड खींचेंगे स्केल से। फिर आपको क्या करना है, ए पर 50 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पे डी रखेंगे और यहाँ पे हम 50 डिग्री का कोण बना देंगे। ये हो जाएगा ए पर 50 डिग्री का कोण। फिर बी पे 40 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये बी पर बन जाएगा 40 डिग्री का कोण। तो इस बी को हम यहाँ से मिलान कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री का कोण। जहाँ पर ये दोनों लाइनें कटती इसको नाम दे देंगे सी। तो इस प्रकार से आपका ये एबीसी त्रिभुज की रचना हो जाएगी। इसका आपको थोड़ा सा लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि p बराबर -2 हो तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। जहाँ p है वहाँ पे -2 लिखने, तो -3 और p की जगह पे -2 लिखने और इसका स्क्वायर करना है, घात 2 लगानी है, +4 इंटू -2 और प्लस में 7। अब इसका मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा -3 इंटू -2 का -2 से गुणा करेंगे तो +4 आएंगे, प्लस ये +4 के -2 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा और प्लस में 7। 4 का -3 से गुणा करेंगे तो -12, -8 और प्लस में 7। -8 -12 -20 हो जाएगा और प्लस में 7 आएगा। -20 में 7 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, इसमें प्लस माइनस माइनस 20 में से 7 गए तो 13 बचेंगे और माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए उत्तर भी माइनस में आएंगे। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, ये -13 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला प्रश्न आपका ये कि निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए 9/2 को गुणा करना है -7/4 से। तो 9 को तो -7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू -7 और बटे में आएगा 2 इंटू 4। 7 9 63 होता है तो -63 हो जाएगा और बटे में 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें भाग देना है, -4 में आपको भाग देना है 2/3 का, तो इसको बदलेंगे गुणा में। तो -4/1 हो जाएगा, ये भाग बदलेगा गुणा में तो ये 3 ऊपर चले जाएंगे और ये 2 नीचे आ जाएंगे। फिर हम गुणा कर लेंगे -4 इंटू 3 बटे में 1 इंटू 2। -4 को 3 से गुणा करें तो -12 और बटे में 2 एकम 2, तो भाग चला जाएगा इसमें -6 बार। तो इसका उत्तर कितना आएगा, -6 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। किशन एक पुस्तक 275 रुपये में खरीदकर 15% की हानि से बेच देता है। तो पुस्तक का आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले तो आपको क्या करना है, ये खरीदता है, इतने रुपये में खरीदता है, इसकी हानि ये होती है, तो इसको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले तो हम 275 का 15% ज्ञात करेंगे, जो भी उत्तर आएगा वो हानि तो कम हो जाएगी तो 15% इसमें से घटा लेंगे। क्रय मूल्य में से इसकी हानि घटाएंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। हानि कब होती है, जब ज़्यादा में खरीदते और कम में बेचते हैं तो हानि होती है। तो हम सबसे पहले तो इसका हानि ज्ञात करेंगे। हानि कितनी होगी, तो हानि हो जाएगी क्रय मूल्य का 15%, यानी कि 275 का 15%। ये 275 लिखेंगे, का की जगह इंटू आएगा और 15/100 आ जाएगा। इसको हम काट देंगे, 25 के बाहर से काटेंगे, 25 चौक 100 और 25 के बाहर से ये 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 11 बार कट जाएगा और कटेगा इसमें 11 को 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 165 और बटे में 4। ये इनका गुणा हो जाएगा 11 का 15 से 165, फिर इसमें 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देंगे तो ये 4 चौक 16, एक बचेगा 15, इसलिए 4 16, ये 5 बचेंगे, 5 में भाग जाएगा 4 का एक बार, 10 मतलब 10 में 2 बार जाएगा और फिर 5, तो 41.25
रुपये। ये तो हुआ इसका हानि। हमें ज्ञात करना है इसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगी, क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगी। क्रय मूल्य कितना है 275, इसमें से ये 41.25 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसके 0 लगेगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा आपके 0 पॉइंट, ये 200 इस प्रकार से लिखेंगे 275.00 और 41.25 घटाएंगे तो यहाँ आएगा आपके 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 2 के 2, तो 233.75 रुपये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके सभी विषय के जो पेपर है वो मैं आपको यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो इसके लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए अपना ये जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना और 7वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। छठा क्वेश्चन है, इसके मध्य में आपको 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है। तो क्या करना है इसमें हम देख लेते हैं। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे इनको बराबर बनाएंगे, इसको क्या करेंगे बराबर बनाएंगे। तो सेम संख्या से हम इसको गुणा कर लेते हैं, 5 को इसको ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो माइनस के 4 और बटे में ये है 5, इधर कितना है माइनस के 2 और बटे में 3। इसको भी हम 5 से गुणा कर देते हैं, इसको भी हम 5 से गुणा कर देते हैं, इसको भी हम 5 से और इसको भी 5 से। तो ये हो जाएगा माइनस के 4 पंजे 20 और बटे में 5 पंजे 25। इधर हो जाएगा माइनस के 10 और बटे में 15। ठीक है, लेकिन ये संख्या अलग अलग है तो नीचे वाली संख्या को हम सेम बनाएंगे। तो नीचे वाली संख्या को हम वापस सेम बनाते हैं, ये इस प्रकार से नहीं करते, इसको सेम बना के करते हैं। तो नीचे वाली संख्या को सेम बनाने के लिए इसको तो गुणा करेंगे हम 3 से और इसको गुणा करेंगे 5 से। तो ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12 बटे 15 और इधर आ जाएगा 5 दूनी 10 और बटे में 15। अब नीचे वाली संख्या सेम हो गई तो अब इसको हम किसी भी सेम संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे इसको हम गुणा कर देते हैं 2 से, तो ये 2 से गुणा करेंगे माइनस के 12 बटे 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 से, तो फिर इसको ये 5 से ही गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके, 1 मिनट इसको वापस चेक कर लेते हैं, 5 से गुणा कर लेते हैं इसको, तो 5 से इसको गुणा करेंगे और 5 से ही इसको गुणा करेंगे। तो इसको भी हम 5 से गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 10 × 5 और बटे में 15 × 5। तो वो होगा ऊपर जो है वो 12 पंजे 60 माइनस के 60 हो जाएंगे और बटे में आएगा आपका 75 और नीचे है 10 पंजे 50 बटे 75। अब इसके बीच की कोई से भी आपको 5 संख्याएँ लिखनी है, कोई से भी 5 संख्याएँ लिख लो, ये 60 से 50 के बीच की। तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 58 है 57 है तो वो लिखेंगे हम इसमें। एक तो जैसे 58 बटे 60 75, 55 बटे 75। ऊपर की संख्या नीचे सेम बना ली, ऊपर वाली को अलग अलग लिखेंगे। जैसे 54 बटे 75, जैसे 53 बटे 75, जैसे 51 बटे 75। ऐसे आपको कोई भी 5 संख्याएँ लिख लेनी। पहले इनको बराबर बनाएंगे नीचे वाली संख्या को, ठीक है, फिर हम इनका सेम संख्या से गुणा कर लेंगे 5 से ऊपर नीचे, फिर इनके बीच की संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे। तो आपकी जो 5 परिमेय संख्याएँ आ जाएगी। कोई सी दूसरी भी हो सकती हैं, परिमेय संख्याएँ अनंत होती हैं इनके बीच में, तो ज़रूरी नहीं यही उत्तर है, आपके अलग उत्तर भी आ सकते हैं। तो ये जो पूरा पेपर है वो आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ऐप से डाउनलोड कर लेना इसको, व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। मैं पूरा जो पेपर है आपको इसी प्रकार से बाकी इससे के भी करवाऊंगा, तो आप वहाँ पे भी इसकी पीडीएफ वगैरह उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये था आपका पूरा 7वीं क्लास का जो गणित का पेपर। अपना जो एंड्रॉयड ऐप है इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना और 7वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपका भी पेपर हो जाए तो आप अपना पेपर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 75 68 35 0069, या फिर आपको मैथ्स में कोई सवाल समझना है तो उसका भी आपको फ़ोटो खींचकर इस नंबर पर भेज देना है। ये था वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 7 का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपके 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैंने जो क्वेश्चन के आंसर पूछे वो जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।